जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। रसायनम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल। हम लोग हीट की यूनिट को पढ़ रहे हैं। अभी कुछ लेक्चर्स आप लोग देख चुके होंगे पहले ही हीट के। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और एक लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन यानी जो ऊष्मीय प्रसार होता है हीट सॉलिड्स में। मेनली अभी हम लोग ने सॉलिड की स्टडी कर ली कि सॉलिड में किस तरीके से ऊष्मीय प्रसार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उन सबको हम लोग ने डिटेल में देखा उनके फॉर्मूलाज के साथ में। आज जो हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड में देखेंगे यानी द्रव में किस तरीके से ऊष्मीय प्रसार होता है, और फिर गैसेस में देखेंगे कि किस प्रकार का ऊष्मीय प्रसार होता है यानी थर्मल एक्सपेंशन होता है हीट की वजह से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग कौन सा, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड यानी ऊष्मीय प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। याद रखना इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो सॉलिड का क्वेश्चन बने कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में हो रहा है या लिक्विड में हो रहा है। गैस के क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड यानी द्रव में ऊष्मीय प्रसार, यानी जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसमें किस प्रकार का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें इस चीज को नोटिस किया था कि जो सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका गैसेस में। ठीक है, सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड से यानी ठोस से ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें तो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन सबसे कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, और गैस में थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। और ये हो गया आपका गैस। गैस में सबसे ज्यादा होगा थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड में सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हमें किसी भी मैटर को, चाहे कि वो हमारा सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उसको गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। कल हम लोग ने प्रैक्टिस सेट भी किया था, उसमें आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी था उसमें कि गर्म करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अणु होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अंतर आणविक क्या बोलोगे उसको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, वो जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से वो फैलने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले तुम लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है, उस वीडियो में ही हम तुम्हें एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। देखो, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन है, लिक्विड की बात करने जा रहे हैं। तो वो तुम यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में देखोगे कि किस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन होता है लिक्विड में। देखो, लिक्विड का ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसी में मैं तुम्हें फिगर में ही बताती जाऊंगी, तो तुम्हें बहुत अच्छे से हर चीज जो होगी तुम्हारे एकदम दिमाग में, कहा जाता है ना कि किसी भी चीज को अगर आप देखोगे तो वो आपके माइंड में एकदम छप जाती है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया हुआ है, इसे गर्म कर रहे हैं, तो ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है पहले तो। अब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है वो चीज हम लोग देखेंगे। मतलब हम लोग को जो है वो लिक्विड को ही देखना है कि लिक्विड को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है। सॉलिड की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं पूरे प्रीवियस लेक्चर्स में। वीडियो स्टार्ट होते हैं, अभी एक फिगर आएगा, उस फिगर में ना बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें हर चीज को समझ में आएगी। देखो,
जब हम इसको लिक्विड को गर्म करते हैं, ये लिक्विड है, इसमें इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं यानी इसको हीट दे रहे हैं, यानी ऊष्मा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, गर्म करने से, क्योंकि इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब इनको ऊर्जा मिलती है तो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतर आणविक क्या कहोगे इसको, स्थान, अंतर आणविक स्थान जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है। देखो ये देखो हिल रहे हैं, क्योंकि इनको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब ये देखो कितनी तेजी से मूव करने लगे हैं। मूव कर रहे हैं इतनी तेजी से क्योंकि जैसे आप इसको हीट दे रहे हो यानी ऊर्जा दे रहे हो, इनके बीच ये इनका जो मूवमेंट होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो तेजी से मूव करने लगते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है ना वो बढ़ जाती है। तो जिससे क्या होता है कि ये लिक्विड जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। लिक्विड जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा एक्सपैंड होता है, वो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये सॉलिड की एक रॉड है, इसको गर्म कर रहे हैं, और ये लिक्विड है इस फ्लास्क के अंदर, इसको गर्म कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स को देखो, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कितनी तेज तेज भाग रहे हैं और इनके बीच की दूरी देखो कितनी ज्यादा है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी देखो कितनी कम है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी देखो कितनी ज्यादा है। इनके जो अणु हैं उनके बीच की दूरी ज्यादा है, इनके अणुओं के बीच की दूरी कम है। ये तेज तेज भागेंगे और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, ये धीरे धीरे ही भाग पाते हैं। और ये एक्सपेंशन इसमें क्या होता है, जो प्रसार होता है उसमें प्रसार सॉलिड में क्या होता है, कम होता है और लिक्विड में ज्यादा होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, किसकी वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से होता है। अंतर आणविक स्थान जो होता है वो बढ़ जाता है, लिक्विड में ज्यादा बढ़ता है। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज को समझाया गया है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट तुमको बता दे रहे हैं कि जब लिक्विड होता है यानी जो द्रव होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है वो चीज यहाँ पे देखो, तुमको एक एक स्टेप ये इसी फिगर में बताते जाएंगे। क्या किया इन्होंने, एक फ्लास्क है कांच का, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा गया है, पानी भर दिया है। फ्लास्क में क्या भर दिया है, पानी भर दिया है, और इसको क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं। देखो फ्लास्क में पानी भर दिया और इसको गर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर ये जो रबड़ की स्टॉपर है वो भी लगा दी है और इसके अंदर एक ये नली डाल दी है। ठीक, अब देखो इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। चलो भाई इसको गर्म करो, ये देखो गर्म होना शुरू हो गया। अब जब ये गर्म होगा तो सबसे पहले क्या तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा, जब ये गर्म होगा तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है, जो पानी का जो स्तर है, देखो पहले पानी का स्तर इतना था, देखो तुम्हें फिर से दोबारा दिखाते हैं। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो पहले पानी का स्तर कितना था, देखना पहले पानी का स्तर ये लिया, इसमें डाला और थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं, ये पहले कम हो रहा है, अपने को थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। देखो पानी का स्तर पहले इतना था, ठीक है, अब इसको जब गर्म करेंगे हम तो देखो पानी का स्तर पहले इतना था, ठीक है, यहाँ पे है पानी का स्तर, यहाँ पर है पानी का स्तर। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया। जब इसको गर्म करोगे तो देखना अभी क्या होगा, पानी का स्तर इतना था, अब इसको गर्म किया तो देखो पानी का स्तर जो है वो कम हो गया। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है कि पानी का स्तर कम क्यों हो जाता है। जब सबसे पहले जब हम इसको गर्म करेंगे, इस फ्लास्क को गर्म करेंगे, तो जो पहले पानी का स्तर यहाँ पे था वो पानी का स्तर क्या होता है, कम हो जाता है। वो इसलिए कम होता है कि जो हीट है, जो ऊष्मा आप इसको दे रहे हो, वो ऊष्मा सबसे पहले कौन ले रहा है, ये फ्लास्क ले रहा है। ये जो आपका बर्तन है ना, इस बर्तन को सबसे पहले वो ऊष्मा मिल रही है, वो हीट मिल रही है, क्योंकि ये फ्लास्क है, एक मटेरियल है। जब इसको ऊष्मा मिलेगी तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। सॉलिड का हम लोग ने
थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार देख ही लिया है। किसी भी सॉलिड को अगर आप गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, वो हम लोगों ने पूरे स्टडी कर लिए हैं। तो सबसे पहले जब तुम इसको गर्म करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका ये जो है ये बढ़ जाएगा। ये जो तुम्हारा फ्लास्क है ना, ये पहले बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो जो पानी यहाँ पे था उसका स्तर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो पानी का स्तर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब जगह बढ़ गई है, जैसे मान लो एक बाल्टी में पानी लेते हो तो पानी, मान लो कि एक बाल्टी में पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। और इसी पानी को क्या करते हो, बाल्टी की जगह किसी फैले हुए टब में ले लोगे तो पानी का स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से क्या हुआ यहाँ पर कि जब हमने इसको गर्म किया तो सबसे पहले इस फ्लास्क ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब उसने इस हीट को ऑब्जर्व कर लिया तो इसमें क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, यानी प्रसार हो गया। तो पानी का लेवल जो स्तर था वो नीचे गिर गया। इतनी चीज यहाँ समझ में आ गई होगी। ये कौन सा भाई खुल गया, अरे यार ये कौन सा खुल गया, हाथ लग गया मेरा, लग रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे थे ना। देखो ये बढ़ा और ये पानी का स्तर जो है वो नीचे आ गया, ठीक। पानी देख रहे हो, पाइप से नीचे आ, पानी का स्तर जो यहाँ पे दिखा रहा था वो नीचे आ गया। अब ये बढ़ गया, पानी का स्तर नीचे आ गया। जब जब ये गर्म हो गया, इसको जितनी हीट एनर्जी चाहिए थी उसने इतनी ले ली। अब अभी भी तुम इसको गर्म करते जा रहे हो, अब गर्म करते जा रहे हो तो देखो पानी का लेवल फिर से बढ़ गया। क्योंकि अब कौन गर्म हो रहा है, अब तुम्हारा पानी गर्म हो रहा है। पहले तो ये बर्तन जो होता है वो गर्म होता है। जैसे तुम्हें अब बर्तन है, उसमें चढ़ाते हो, गैस में चढ़ाते हो, तो सबसे पहले क्या गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा कि पहले पानी गर्म होता है, पहले तुम्हारा बर्तन गर्म होता है ना। जब बर्तन गर्म हो जाता है, जितनी उसको ऊष्मा चाहिए होती है उतनी वो ले लेगा। इसके बाद उसके अंदर जो भी लिक्विड होता है तुम्हारा वो गर्म होना शुरू होता है, तो पानी जो है वो बाद में गर्म होगा। क्लियर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में इसके पीछे की क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे। ये तो तुम लोगों ने देख लिया कि पानी क्या होता है, गर्म होता है बाद में। पहले कौन गर्म होता है, पहले तुम्हारा वो बर्तन गर्म होता है। अब ध्यान से देखना इस चीज को जरा, एक चीज ये क्लियर हो गई एक एग्जांपल से कि लिक्विड में जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी, क्योंकि लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर तुम रखते हो, किसी बर्तन के अंदर रखते हो, तो बर्तन कैसा होता है तुम्हारा, 3D बर्तन होता है, ठीक है। बाल्टी हो गया, ग्लास हो गया, जैसे यहाँ पे फ्लास्क बना हुआ था, कुछ भी होगा वो सब क्या होते हैं, 3D होते हैं। तो क्योंकि लिक्विड उसके अंदर होता है, इसीलिए लिक्विड में किस प्रकार का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो अब ध्यान से देखो कि लिक्विड में किस प्रकार का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, यानी आयतन प्रसार होता है। द्रव में किस प्रकार का एक्सपेंशन होता है, आयतन प्रसार होता है। अब उसको हीट तुम देते हो लिक्विड को, अगर हीट यानी ऊष्मा दे रहे हो तो उसमें आयतन प्रसार हो रहा है, ठीक। अब ये जो आयतन प्रसार होता है लिक्विड में, ये दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तुम लोगों ने फिगर को देखा था। लिक्विड में 2 टाइप्स का होता है, दो तरीके का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, आयतन प्रसार होता है, दो तरीके का, ठीक। दो तरीके का इसलिए होता है क्योंकि पहले बर्तन गर्म होता है, बाद में लिक्विड गर्म होता है, ठीक है। तो दो तरीके का जो होता है उसमें एक होता है तुम्हारा अपरेंट एक्सपेंशन, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट एक्सपेंशन, इसको क्या कहते हैं, आभासी
प्रसार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम आभासी प्रसार। और दूसरा होता है तुम्हारा रियल एक्सपेंशन। दूसरा क्या होता है, रियल एक्सपेंशन। इसे क्या कहते हैं हम, वास्तविक प्रसार। इसे क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रसार। अब एक एक करके पहले दोनों को पढ़ोगे, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो अपरेंट एक्सपेंशन होता है, अपरेंट एक्सपेंशन को पहले हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग आभासी प्रसार कहते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है, आभासी प्रसार क्या होता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक डायग्राम वीडियो में देखा कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो सबसे पहले कौन गर्म होता है, वो बर्तन गर्म होता है। तो जब बर्तन गर्म होता है तो लिक्विड का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि बर्तन फैल जाता है। लिक्विड का लेवल क्यों नीचे आता है, क्योंकि बर्तन फैल जाता है। बर्तन में क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है, प्रसार हो जाता है, तो बर्तन फैल जाता है, इसलिए लिक्विड का लेवल नीचे आ जाता है। इसके बाद जब हम उसको और गर्म करते हैं तो लिक्विड क्या होता है, क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, अंतर आणविक के स्थान जो होता है, अणुओं के बीच का जो स्थान होता है वो बढ़ जाता है, तो उसका लेवल फिर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये दो चीजें अपने को समझ में आई हैं। तो अपरेंट एक्सपेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम इस चीज को ये हम देखते हैं कि जो लिक्विड है उसके आयतन में किस प्रकार का प्रसार हो रहा है। यानी जब हम लिक्विड के वॉल्यूम में एक्सपेंशन को देखते हैं आभासी प्रसार में, तो हम जो पहली वाली स्टेज घटित हुई थी ना, कि जो बर्तन पहले फैलता है, इस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि बर्तन में एक्सपेंशन हुआ होगा। हम सीधे बोल देते हैं कि भाई लिक्विड जो है वो ही एक्सपेंड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज तो होती नहीं है। पहले तो बर्तन ही बढ़ेगा, एक्सपेंशन उसमें होगा, बाद में तुम्हारा लिक्विड में एक्सपेंशन होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हो, आभासी प्रसार बोलते हो। तो आभासी प्रसार का मतलब क्या होता है कि जो चीज घटित ना हो रही हो, लेकिन ऐसा हमको आभास हो रहा है, ठीक है। मतलब हमको ऐसा आभास हो रहा है कि लिक्विड जो है वो एक्सपेंशन उसमें हो रहा है, और हम इस चीज को भूल जाते हैं, अपने दिमाग से इस चीज को निकाल देते हैं कि लिक्विड बाद में एक्सपेंड होगा, पहले वो जो फ्लास्क था पहले वो एक्सपेंड हुआ होगा। तो हम इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो जब हम लोग अपरेंट एक्सपेंशन या आभासी प्रसार की बात करते हैं, उस समय पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपना फ्लास्क था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल, या इसको हम लोग पात्र, ठीक है। जो इसमें एक्सपेंशन जो हो रहा था, इसमें जो प्रसार हो रहा था, इसमें जो प्रसार हो रहा था, उसको क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं, इस प्रसार को छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? इस प्रसार को क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। तो जब इस चीज को हम छोड़ देते हैं, और सिर्फ हम किस चीज की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं किसकी, या इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं लिक्विड एक्सपेंशन की, यानी द्रव के आयतन प्रसार की हम सिर्फ बात करते हैं, बस हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। जब हम सिर्फ द्रव्य के आयतन प्रसार की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रसार। तो अब ये जो आभासी प्रसार होता है, इसका आभासी प्रसार गुणांक भी कुछ होगा, वो भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये जो आभासी प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, ये लिक्विड में ही हो रहा है, ठीक है। ये आभासी प्रसार गुणांक, द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक,
द्रव्य का कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड, क्योंकि ये अपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ना, इसको और सही से लिख दो, द्रव्य का आभासी आयतन प्रसार गुणांक। तो क्या होता है, क्योंकि लिखते तो गामा से ही हो, इस चीज को हम लोग ने पहले देखा था कि गामा से ही हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा क्या होता है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा गामा बन गया है। तो गामा क्या होता है, अगर तुमको याद होगा तो गामा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, आयतन में वृद्धि, वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम या प्रारंभिक आयतन, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में चेंज होना या ताप में परिवर्तन होना। ठीक है, तो गामा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, गामा का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा वी, और ये जो वी है उसमें नीचे एपरेंट लिख दो, एपरेंट का मतलब हो गया आभासी, अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। क्योंकि ये एपरेंट है, आभासी प्रसार गुणांक है, तो इसमें एपीपी नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आभासी प्रसार गुणांक है इसलिए इसमें नीचे एपीपी करके हम एपीपी लिख दो या ए लिख दो। तो अपरेंट एक्सपेंशन जो होता है वॉल्यूम में क्या है, ये अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डेल्टा वी एपी, या इसको ए लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, आभासी आयतन में, आभासी आयतन प्रसार लिख दो इसको, आभासी आयतन प्रसार। तो ये चीज कब ली गई, जब हमने उस चीज को निगलेक्ट कर दिया कि जो फ्लास्क है उसमें प्रसार हुआ होगा, उस चीज को भूल गए। हमने कहा कि जो लिक्विड है ना सिर्फ वही अपना बड़ा है। अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वॉल्यूम में बढ़ रहा है। आभासी आयतन प्रसार, द्रव्य का आभासी आयतन प्रसार, द्रव्य का। ठीक है, और ये भी क्या है, ये है तुम्हारा ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जितना पहले लिक्विड रहा होगा उसमें, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी प्रारंभिक आयतन, द्रव्य का प्रारंभिक आयतन। क्लियर है ये बात, ये द्रव्य का प्रारंभिक आयतन है। और डेल्टा टी क्या है तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ताप में परिवर्तन। देखो हिंदी इंग्लिश पूरा लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है जब हम आभासी प्रसार गुणांक की बात करते। देख लो एक बार फिर से फॉर्मूला, सबके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरी क्या चीज होती है, ये तो ये हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, दूसरी बात किसकी करनी है, रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रसार। द्रव्य में वास्तविक प्रसार। तो द्रव्य में वास्तविक प्रसार क्या होगा, वास्तविक का मतलब वही हो गया कि भाई पहले जो फ्लास्क है वो बढ़ेगा और बाद में कौन बढ़ेगा, बाद में तुम्हारा लिक्विड बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें दो चीजों का क्या होगा, जोड़ होगा। कौन कौन सी दो चीजों का जोड़ होगा, एक तो हो गया तुम्हारा गामा रियल, तो इसको क्या बोलोगे, इसको कहोगे कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन का क्या है, ये कोफिशिएंट है, या इसको हिंदी में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वास्तविक प्रसार गुणांक। यहां लिख दो द्रव्य का, द्रव्य में कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन
इन लिक्विड। पूरा लिख रहे हैं एकदम, किसी प्रकार का तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब कब हो रहा है, जब हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो इसमें जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें दो चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। एक तो अपना लिक्विड गर्म होगा, लेकिन उससे पहले क्या गर्म होगा, उससे पहले वो बर्तन गर्म होगा। तो बर्तन का गामा निकले, पहले बर्तन का गामा लिख लें। ये गामा है किसका, वेसल का। तो इसको मैंने गामा V लिख दिया है, क्योंकि वेसल में कितना चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले वेसल का, तो ये डेल्टा V किसका हो जाएगा, वेसल का। कि वेसल का जो वॉल्यूम है, जो तुम्हारा पात्र है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये पात्र का ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है पात्र का, पात्र के आयतन में वृद्धि, पात्र के आयतन में वृद्धि, ठीक है। अब हिंदी लिख दी है, इंग्लिश तो समझ में आ जाएगी। ये क्या है, पात्र का प्रारंभिक आयतन यानी ओरिजिनल वॉल्यूम किसका, वेसल का। ये बात किसकी हो रही है, पात्र यानी वेसल की हो रही है। तो दो चीजें हमने देखी, क्या देखा, तो इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। कि सबसे पहले तो तुम्हारा जो पात्र था, जो वेसल था, वो बढ़ा। उसके बाद कौन बढ़ा, जब ये बढ़ गया, इसको जितनी ऊर्जा चाहिए थी, जितनी ऊष्मा इसको चाहिए थी, उतनी इसने ले ली। इसके बाद कौन बढ़ता है, इसके बाद लिक्विड बढ़ता है। तो वो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे कि गामा रियल। उसको क्या कह देंगे, गामा रियल। लिक्विड में जो भी वृद्धि हुई है, ठीक है, लिक्विड में जो भी वृद्धि हुई है। तो जब लिक्विड में जो वृद्धि हुई है उसको देखें, ठीक है। एक्चुअल इंक्रीज जो हो रहा है लिक्विड के वॉल्यूम में गर्म करने पर, तो वो कितना हो रहा है, उसको लिख दो डेल्टा V R। R मतलब हो गया तुम्हारा रियल यानी वास्तविक, और ये हो गया V इंटू डेल्टा T। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, डेल्टा V क्या हो गया, रियल इंक्रीज हो गया तुम्हारे। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, रियल इंक्रीज यानी वास्तविक प्रसार लिक्विड में। और ये क्या हो गया, ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम, प्रारंभिक वॉल्यूम लिक्विड का। और ये वो टेम्परेचर हो गया, उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब देखो, तो हम लोगों ने तीन चीजें देखी। एक था तुम्हारा गामा अपरेंट, जो कि आभासी प्रसार था द्रव्य में। एक था गामा वेसल, यानी जो कि क्या था, अपना जो पात्र था उसमें जो प्रसार हो रहा था। और तीसरा चीज क्या है, गामा रियल, यानी जो वास्तविक में प्रसार हो रहा था, किसमें, लिक्विड में। तो ये जो गामा रियल होता है, जो वास्तविक में प्रसार हो रहा था, ये किसके बराबर हो गया, गामा अपरेंट, जो कि आभासी था। आभासी में वेसल वाले को जोड़ दोगे तो वो रियल के बराबर आ जाएगा तुम्हारा, गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल। जब हम इन दोनों को, भाई सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले वेसल बढ़ता था, उसके बाद लिक्विड बढ़ता था, ठीक है। तो वेसल का में जो प्रसार हो रहा है और लिक्विड में जो प्रसार हो रहा था, क्योंकि ये तुमने कब लिया था, ये तुमने तब लिया था जब तुमने वेसल के जो पात्र का प्रसार जो था, उसको एक्सपेंशन को तुमने निगलेक्ट कर दिया था। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि असली में कितना प्रसार हो रहा है लिक्विड में। तो गामा रियल जो होता है वो गामा अपरेंट प्लस गामा वेसल के बराबर हो गया। जब ये दोनों ये आपस में अगर बराबर हो गए तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है तुम्हारे यहाँ, समझना। यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले में क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे उस फॉर्मूले को लिखने जा रहे हैं, लेकिन हम तुमको ये भी बता देंगे कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है, ठीक है। देखना जा रहा है, इस चीज को ध्यान से बोर्ड पे देखना। मैंने फॉर्मूले जो लिखे थे गामा अपरेंट के, तुम्हारी कॉपी पे पहले से लिखे हुए हैं, वहीं से देखना। उसमें मैंने क्या लिखा था, डेल्टा V अपरेंट अपॉन V इंटू डेल्टा T, ठीक। गामा वेसल में मैंने क्या लिखा था, डेल्टा V वेसल अपॉन V इंटू डेल्टा T। और गामा रियल का तो ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें दिख रहा है, ठीक। अब देखो जरा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हमें इस फॉर्मूले को उठाने जा रहे हैं। किसको, इस वाले फॉर्मूले को उठा लें, उठा लेते हैं। इसको हमने यहाँ चिपका दिया।
अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या देख सकते हैं, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, एक इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि डेल्टा वी जो अपरेंट होता है इसको हम लिख सकते हैं गामा अपरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी। भाई अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो उसका, ठीक है। और गामा अपरेंट की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहो इस वाले इक्वेशन से, गामा अपरेंट अगर निकालना हो तो गामा रियल में क्या कर दो, गामा वैसल को माइनस कर दो, गामा रियल में गामा वैसल को माइनस कर दो। तो गामा अपरेंट की जगह हम लिख दे गामा रियल माइनस गामा वैसल इंटू वी इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखना, देखो पहले इस चीज को बोर्ड पे देखो सभी लोग, ये जो गामा वैसल होता है, अब ध्यान से देखना, जब तुम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, किसमें, सॉलिड में पढ़ा था, ठोस में, तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है, पढ़ा था। और ये गामा क्या है, ये सॉलिड है, तुम्हारा जो वेसल है वो क्या है, सॉलिड है, यानी ये वही गामा है, ये जो गामा है तुम्हारा ये वही गामा है जो कि यहाँ गामा बी है, जो तुम्हारा पात्र का गामा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलता है कि अल्फा अपॉन गामा इज इक्वल टू 1/3, ये फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। तो गामा कितना होता है, 3 अल्फा के बराबर होता है, तो यानी जो गामा वैसल है वो 3 अल्फा के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गामा आर माइनस 3 अल्फा, हम इसको लिख सकते हैं गामा आर माइनस 3 अल्फा इंटू बी इंटू डेल्टा टी। ये क्या है, डेल्टा वी किसका, एपरेंट का, आभासी का। आभासी में जो आभासी प्रसार में जो आयतन में वृद्धि हुई है वो है ये। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया है, उस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना कि ये जो डेल्टा वी एपरेंट है ये किसके बराबर हो गया, बी गामा आर माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन तुम्हें कुछ चीजें बताएगी। क्या क्या ये बताएगी, यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है किसका, वेसल का। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक किसका, पात्र का। अल्फा क्या है, पात्र का, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्या, तुम्हारा वेसल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को देखना, अब यहाँ पे ही एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तुम्हारे, जिस बच्चे को ये देखो, तुम चाहो तो सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें इसीलिए पूरा डेरिवेशन बता दिया ताकि तुम्हें इसको समझने में आसानी हो। अब देखो ये जो गामा आर और जो 3 अल्फा लिखा हुआ है ना, इस गामा आर की वैल्यू, गामा आर की वैल्यू, ये जो 3 अल्फा क्या है, गामा वेसल है तुम्हारा, तो 3 अल्फा क्या है तुम्हारा, गामा वेसल है, ठीक है। तो जो हम इसको 3 अल्फा लिखें या इसको हम लिख दें गामा आर माइनस का गामा वी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो गामा वी है वही तुम्हारा 3 अल्फा भी है, ठीक। अब देखना, अगर इस गामा आर की वैल्यू गामा वी से ज्यादा है, अब देखो इसमें 3 केसेस बनेंगे, तीनों केसेस को ध्यान से देखना। पहला केस, अगर गामा आर गामा वी से ज्यादा है, गामा वी का मतलब क्या है, 3 अल्फा, ठीक है। अगर ये जो गामा आर है तुम्हारा, अगर ये गामा आर तुम्हारा इस गामा वी से यानी 3 अल्फा से अगर ज्यादा है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, मान लो ये 3 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 2 है, तो अगर ये वाला नंबर बड़ा है, पहला वाला, दूसरा वाला नंबर छोटा है, बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में ये पूरा मल्टीप्लाई, पूरा गुणा क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा।
मान लो कि ये 3 है, यहाँ 2 आ रहा है या 10 आ रहा है, तो 3 2 6 और 6 को 10 से भाग गुणा करोगे तो 60 हो गया। यानी ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में ये जो तुम्हारा ये जो डेल्टा वी अपरेंट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, या हम इसको ऐसे लिख दें, ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, ये अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये क्या था, ये कहां से आया था, ये आया था तुम्हारा इस फॉर्मूले से, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपरेंट अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ये 0 से बड़ा है, तो ये गामा जो होगा ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मैं इसी में लिख दूं 0 से बड़ा होगा। तो अगर ऐसा केस बनता है कि गामा आर जो होता है वो, ये क्या है तुम्हारा, गामा एपरेंट, गामा एपरेंट। ठीक है, अगर गामा रियल इस गामा वेसल से ज्यादा होता है तो उस केस में गामा एपरेंट क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अगर ऐसा होता है तो जो लिक्विड का जो लेवल होता है वो गर्म करने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ध्यान से देखना, लेवल ऑफ लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है केवल, ये जो लिखने जा रहे हैं स्टेटमेंट, लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल, या ऐसे लिख लो कि लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल विल राइज ऑन हीटिंग, राइज ऑन हीटिंग। यानी क्या चीज हुआ कि जो गर्म करने पर द्रव्य का स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा, सिर्फ तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गर्म करने पर, उसमें इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होंगे। तुम्हें हम क्वेश्चन बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन लिखा रहेगा कि जो तुम अपने द्रव को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तुम अपने लिक्विड को गर्म कर रहे हो और उसका स्तर जो है वो बढ़ गया, स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसमें नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि गामा आर ग्रेटर देन 3 अल्फा, ठीक है ये। दूसरा ऑप्शन होगा कि गामा आर लेस देन 3 अल्फा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा कि गामा आर इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि गामा आर जो है वो 0 है। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब तुम्हें अगर मालूम है कि गर्म करने पर द्रव का स्तर जब बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, गामा आर 3 अल्फा से बड़ा होता है, तो तुम इसमें टिक मार दोगे। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गामा अपरेंट जो है वो 0 से बड़ा होगा, गामा अपरेंट 0 से छोटा होगा, गामा अपरेंट 0 के बराबर होगा, या कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके के भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो अगर उसका स्तर अगर बढ़ता है तो उस केस में गामा रियल जो होता है वो 3 अल्फा से ज्यादा होता है। बस तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है। पीछे की कहानी तुम्हें ना भी मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि गर्म करने पर अगर लिक्विड का लेवल जो है वो, लिक्विड तुम्हारा बढ़ रहा है, द्रव का स्तर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो गामा आर है वो 3 अल्फा से बड़ा होगा। आई बात समझ में। इसमें अब दूसरा देखो, अब दूसरा देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि गामा आर जो है वो बढ़ रहा है, उसको उसी में करते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो कि गामा आर अगर 3 अल्फा से, गामा वी से अगर छोटा हो जाए, यानी 3 अल्फा से अगर छोटा हो जाए, छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब है अगर ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा यानी जो डेल्टा वी अपरेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से कम हो जाएगी। अगर ये 0 से कम हो गया तो जो गामा अपरेंट होगा वो भी क्या होगा, 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को देखो, अगर ऐसा होगा
तो क्या होगा कि जो डेल्टा वी एपरेंट है आभासी वो 0 से कम हो जाएगा, तो गामा एपरेंट जो होगा वो भी क्या होगा 0 से कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये निगेटिव हो गया, है ना, और इसमें ऐसा लिखा जा सकता है कि ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है लिख के एग्जाम में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा केस देखने को मिलता है, तो उस केस में जो लेवल ऑफ लिक्विड होता है, लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल, वेसल में जो लिक्विड का लेवल है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घट जाएगा, विल फॉल। लिक्विड का जो लेवल होता है वो क्या होता है, फॉल हो जाता है, यानी घट जाता है, यानी गर्म करने पर द्रव्य का स्तर घट जाता है, ठीक है, आई बात समझ में, घट जाएगा गर्म करने पर। तो इसमें अगर तुम्हारा ये वाला ऑप्शन आता है तो उस केस में तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर लिख के आ रहा है एग्जाम में कि लिक्विड का लेवल जो है वो गर्म करने पर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब है कि गामा आर की वैल्यू क्या है, 3 अल्फा से कम हो रही है। आई बात समझ में। चलो इसी में तीसरा केस भी देख ले हम लोग। देखो तीसरा केस देखें इसी में। देखो बहुत आसान है ये। अगर गामा आर गामा वी के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा भाई, जरा वापस चलो उसको इक्वेशन में। ये अगर ये दोनों बराबर हो गए, 5 में 5 गया 0, यानी ये डेल्टा वी एपरेंट क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो तुम्हारा जो डेल्टा वी एपरेंट है ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, ये क्या बन गया भाई बीच में, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब है कि जो गामा एपरेंट है वो भी 0 हो गया। अगर ये सब 0 हो गया यानी गामा और गामा वी के अगर बराबर हो गया तो उस केस में क्या होगा, गामा वी लिख दो या 3 अल्फा लिख दो, एक ही चीज हुई। एग्जाम में 3 अल्फा लिख के आएगा, ये भी बता रहे हैं। लेवल ऑफ लिक्विड जो होगा वेसल में, अब बताओ जरा, वही रहेगा गर्म करने पर। लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल will remain same on heating। गरम करने पर लिक्विड का लेवल जो होगा वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी गर्म करने पर द्रव्य का स्तर नहीं बदलेगा। आई बात समझ में। अगर गामा रियल 3 अल्फा के बराबर हो गया यानी गर्म करने पर द्रव्य का स्तर पहले जितना था उतना ही रहेगा। आई बात समझ में कि गामा रियल गामा वेसल क्या है, बराबर है, मतलब जितना लिक्विड एक्सपैंड हुआ रियल में उतना ही तुम्हारा जो पात्र था वो उसको हीट चाहिए थी अपने को गर्म करने के लिए, तो पात्र ही गर्म हो गया, सारी ऊर्जा पात्र ने ले ली, लिक्विड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो गर्म करने पर द्रव्य का स्तर नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है कि सारी ऊर्जा किसने ले ली, पात्र ने ले ली और वही फैल गया, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सारी ऊर्जा, इसको ऐसा ना कहो कि पात्र ने ले ली, कि इन दोनों ने क्या ना बराबर से ऊर्जा ली, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इसके। और इसमें क्या हुआ कि जब हम इसको गर्म किया तब इसका लेवल घट गया, इसका मतलब है गामा रियल 3 अल्फा से छोटा है। तो तुम्हें इसमें याद क्या रखना है, तुम्हें इसमें सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, पहली चीज कि अगर ये 3 अल्फा के बराबर है तो द्रव्य का स्तर वही रहेगा, ठीक। और अगर ये 3 अल्फा से छोटा है गामा रियल तो द्रव्य का स्तर गिर जाएगा। और अगर ये गामा रियल 3 अल्फा से अगर बड़ा है तो द्रव्य का स्तर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बस।
केवल यही 3 चीजें इसमें तुम्हें याद रखनी होंगी। ठीक, बढ़े आगे दूसरे टॉपिक की तरफ। इसी में जा रहे हैं अभी, मतलब लिक्विड की ही बात कर रहे हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक लिक्विड में क्या होता है। एक दो क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि जो एनॉमलस बिहेवियर होता है किसका, लिक्विड का, और लिक्विड में किस चीज का, वाटर का, उससे क्वेश्चन बनता है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का विषम विस्तार, यही बोलोगे इसको, पानी का विषम विस्तार। हाँ ठीक है, पानी का विषम विस्तार। तो ये जो पानी का विषम विस्तार जो होता है वो कैसे होता है, उस चीज को जरा ध्यान से देखना। पानी का विषम विस्तार, ये चीज अब पढ़नी है, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसको पढ़ने से पहले, बताने से पहले तुमको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो डेंसिटी होती है, यानी जो घनत्व होता है, उसका टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से एक रिलेशन होता है, वो कैसे घटता बढ़ता है टेम्परेचर के साथ में, उस चीज को पहले देखो। फिर पानी का विषम विस्तार देख लोगे और बहुत आसानी से इसको समझ भी लोगे। तो पहला इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का वेरिएशन किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में, यानी तापमान के साथ में घनत्व की विविधता बोल दो, घनत्व की विविधता, ठीक है, विविधता। क्लियर। ये देखो सबसे पहले क्या होता है, अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना। हम लोग ने इस चीज को पढ़ा कि जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी प्रसार होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ने पढ़ा। अब जरा ध्यान से देखना क्या लिखने जा रहे हैं। अगर हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, यानी हीट करोगे तो एक्सपेंशन होगा, गर्म करोगे तो एक्सपेंशन होगा। अगर किसी भी चीज में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी उसका आयतन, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आयतन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी गर्म कर रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गर्म कर रहे हो यानी टेम्परेचर, ताप को बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब घनत्व, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और मास का मतलब मास। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, डेंसिटी घटती है। वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन डेंसिटी घटती है। ठीक है, अब डेंसिटी जो ये घटती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए। मान लो कभी एग्जाम में फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया तो क्या करोगे, है ना। चलो देखो फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी घट रही है, कितनी घटती है, जैसे मैंने कहा कि ये जो है, मैंने कहा रो जो है वो क्या है, डेंसिटी है। रो क्या है, डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि रो तुम्हारी ओरिजिनल डेंसिटी है, ओरिजिनल डेंसिटी है। ठीक है, यानी प्रारंभिक, अरे ये क्यों रहा है, प्रारंभिक घनत्व है ये। रो क्या है तुम्हारा, प्रारंभिक घनत्व है। ठीक है, और रो प्राइम क्या है तुम्हारी यहाँ पर, इंक्रीज इन डेंसिटी।
डेंसिटी घनत्व में वृद्धि, घनत्व में वृद्धि, ठीक, क्लियर। पहले लिख दे रहे हैं गामा क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, और गुणांक है ये आयतन प्रसार गुणांक, ठीक। और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर या ताप में परिवर्तन। मैंने हर चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। अब मैं फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी कहानी तो हो गई, और फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो रो प्राइम होता है, तो इतनी बात तो क्लियर है कि डेंसिटी जो है वो घट रही है, डेंसिटी घट रही है तो ये इंक्रीज इन डेंसिटी यानी ये कम होगी, तो रो प्राइम जो होता है वो रो से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि डेंसिटी घटती है टेम्परेचर यानी हीट देने पर, ऊष्मा देने पर डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, लिक्विड की। रो प्राइम का फॉर्मूला होता है रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, एग्जाम में मान लो ये आया और ये नहीं आया, दूसरा आया, तो तुम वहां पे गड़बड़ा जाओगे, घबराना नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यहाँ पर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये 1 प्लस गामा डेल्टा टी जो नीचे है, ये इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ये थ्योरम होती है, उस पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पर लिख दी है। आई बात समझ में। तो रो प्राइम जो होता है रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर हो जाता है। तो इतनी बात तो तुमको यहाँ समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, घटती है, और वॉल्यूम बढ़ता है। इस चीज को एकदम पकड़ के रखना, चिपका के, ठीक है। जब तुम इस चीज को पकड़ के रखोगे ना, तो ये जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था ना, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या पकड़ के रखना है, तुम्हें इतना पकड़ के रखना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगी। ये होता है सारे लिक्विड्स में। लेकिन जो पानी होता है ना, ये अलग ही अपना खेल निभाता है, एक इसका अलग ही चाल है, ये अलग तरीके से चलता है, ठीक है। पानी इस रूल को फॉलो नहीं करता है। बाकी सारे जितने लिक्विड्स होते हैं, सब सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, सारे मटेरियल होते हैं, वो सब इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घनत्व घट जाएगा। लेकिन वॉल्यूम, ये सॉरी पानी, वाटर, ये भी फॉलो करता है, लेकिन इसका एक ऐसा रेंज होता है टेम्परेचर का, जहां पर ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है। जब वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का विषम विस्तार। वही तुम्हें देखना है, उसी पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक। चलो देखो, अब देखो तुम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब आ जाए जल्दी से हम लोग, पानी का विषम विस्तार। अब देखो क्या चीज होती है, तुमको मैंने बेसिक चीज एकदम समझा दी, ठीक है। क्या समझे तुम अभी तक, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये बढ़ाना हो गया, ठीक है, ऊपर का एरो का निशान बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घनत्व घटेगा, ये चीज होती है। पानी में ये शो करता है, लेकिन पानी का जो 0 से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एक अलग ही चाल होती है इसकी। क्या चाल होती है, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम जाते हैं, हम यहाँ पे पहले लिख दें, अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कहीं पे भी जा रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 पे तो उबल जाएगा, ठीक है, भाप बन के उड़ जाएगा पूरा। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99, 100, वहां तक यानी हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहे हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहे हैं।
ठीक है। तो पानी यही फॉर्मूला शो करता है, यही बिहेवियर शो करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है, यही बिहेवियर शो करता है। तो इससे ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी प्रसार होता है, प्रसार होता है, वॉल्यूम में प्रसार होता है ना, एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में बढ़ता है, वाटर बढ़ेगा। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अपनी अलग ही चाल चलता है। क्या चाल चलता है उसका फिगर से देख लो, एकदम क्लियर आ जाएगा समझ में। पहले फिगर दिखाते तुमको, हम 2 फिगर बनाएंगे। देखो पहला फिगर हम बनाते हैं डेंसिटी यानी घनत्व और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो, और यहां लिख देते हैं टी। टी, ठीक। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे वॉल्यूम या आयतन यानी V बढ़ रहा है, और ये T टेम्परेचर। अब देखो क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना वाटर की जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी पानी कुछ ऐसे होता है कि उसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होती है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होगी, फिर घट जाएगी। तो जहां पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना, वहां पे टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो रही है, यहाँ मैक्सिमम है, और इसके बाद तो देखो घट रही है। तो यही था ना, यही तो पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी घट रही है, टेम्परेचर इधर से बढ़ा रहे हो, देखो इधर टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और डेंसिटी तुम्हारी घट रही है। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम टेम्परेचर को घटा रहे हो, 4 डिग्री से 0 में जा रहे हो, यानी टेम्परेचर को घटा रहे हो। टेम्परेचर घटा रहे हो तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। या तुम इसको इस तरीके से कहो कि यहाँ पर, इसको इस तरीके से बोलो, बढ़ाने पे ही चलते हैं हम लोग सीधे से। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या देखा कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी घट रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी घट रही है, एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब 0 से 4 में जा रहे हो, 0 से 4 में जा रहे हो तो टेम्परेचर को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय बढ़ रही है। तो जब हम 0 से 4 के बीच में जाते हैं ना, तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और डेंसिटी बढ़ने की बजाय क्या, घटने की बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, और कहाँ तक बढ़ती है, 4 तक बढ़ती है, इसके बाद फिर घट जाती है। तो 0 से 4 के बीच में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी तुम्हारी बढ़ती है। यानी जो पानी की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से कम होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो बर्फ की डेंसिटी होती है, जो बर्फ का घनत्व होता है, वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के घनत्व से कम होता है। तो अगर तुमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, 4 डिग्री सेल्सियस का पानी अपने गिलास में भर के रखा हुआ है, और ठंडा पानी हो गया एकदम तुम्हारा, ठीक है, और तुमने क्या किया, उसमें ऊपर बर्फ डाल दी, तो बर्फ क्या होती है, पानी में तैरती रहती है। इसीलिए बर्फ क्या होती है, पानी में तैरती है, क्योंकि जो बर्फ की जो डेंसिटी होती है, जो बर्फ का जो घनत्व होता है, वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, कम होता है। कम होने की वजह से वो, क्योंकि वो हल्का होता है पानी के रेस्पेक्ट में, इसलिए वो पानी में बर्फ क्या होती है, तैरती रहती है। तो बर्फ का पानी में तैरने के पीछे का रीजन क्या होता है कि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। पानी की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कि बर्फ बन जाता है वो कम होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर ये बात, यहाँ पर बात एकदम क्लियर हो गई। अब वॉल्यूम का भाई फिगर देख लो। तो वॉल्यूम में क्या आता है, डेंसिटी बढ़ाने, ये डेंसिटी
टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा, वॉल्यूम होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पहले घटेगा फिर ये बढ़ेगा। तो वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बात सही है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 0 से 4 टेम्परेचर कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ने की बजाय क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखो घट रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला कि टेम्परेचर को बढ़ाने से 0 से 4 के बीच में टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। ठीक, तो 0 से 4 के बीच में उल्टा बिहेवियर शो होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से तो डेंसिटी होती है, 0 से 4 की तरफ जा रहे हो, 0 से 4 की तरफ जा रहे हो यानी उसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो 0 से 4 की तरफ जा रहे हो यानी उसको गर्म कर रहे हो। तो हीट करने पर टेम्परेचर को तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में डेंसिटी भी बढ़ रही है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो हो रहा है वो घट रहा है। ठीक है, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है। इस चीज को यहाँ पे लिख दे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रो होता है वाटर का, डेंसिटी जो होती है वाटर की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, और जो वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, वो मिनिमम होता है। क्लियर ये बात। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो रो जो होता है आइस का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बर्फ जम जाती है, वो क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। ठीक है, और जो वॉल्यूम जो होता है आइस का वॉल्यूम देख सकते हो ज्यादा होता है, घनत्व, भाई ठोस हो गया तभी तो ठोस होती है आइस। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, इसका ज्यादा है, वॉल्यूम इसका मोर होता है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना, ये दो चीजें तुम्हारे बोर्ड पे तुम्हें दिख रही होंगी, लिखी हुई है। अब इस पे हम तुम्हें एक फिगर दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो से तुम्हें चीज को और अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। तो जब पानी को हम गर्म करते हैं, 0 से 4 की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब बर्फ को अगर हम हीट करते हैं, यानी बर्फ को छोड़ दो ऐसे ही, तो यानी तुम उसको हीट दे रहे हो। भाई एटमॉस्फेयर से तो उसको ऊष्मा मिल ही रही है वातावरण से। तो 0 से 4 में जब जाता है तो वो क्या होता है, बर्फ जो होता है वो पानी बन जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो और अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर तुम इसको ऐसे चलो, 4 से 0 में जा रहे हो यानी कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, 4 से 0 में जा रहे हो, इसका मतलब है तुम उसको कूल कर रहे हो। और कूल कर रहे हो तो कूल करने पे क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे देख लो, कूल कर रहे हो, कूल कर रहे हो तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, कूल करने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उल्टा है ना। भाई टेम्परेचर को कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम का, कूल करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम कर रहे हो, 4 से 0 की तरफ जा रहे हो। इसको थोड़ा सा व्हाइट पेन से लिख देते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी 4 से 0 की तरफ जा रहे हो। अगर 4 से 0 की तरफ जा रहे हो यानी ठंडा कर रहे हो, 4 से 0 यानी टेम्परेचर पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी उसको तुम ठंडा कर रहे हो। ठंडा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कूल करने पर क्या चीज हो रही है, कूल करने पर, ठंडा करने पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, प्रसार हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी होगी। तो कूल करने पर डेंसिटी जो होती है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कूल कर रही हो तो डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, रो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वाटर का वॉल्यूम जो हो गया वो मिनिमम हो गया जीरो के कंपैरिजन में या अदर के कंपैरिजन में, ठीक है। चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, यहाँ पे मिनिमम होता है और यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। और अगर हम इसको 4 से 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 से अगर हम 0 की तरफ जा रहे हैं, अगर हम 4 से 0 की तरफ जा रहे हैं, 4 से 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम उसको ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर क्या होता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। एक्सपेंशन होता है यानी प्रसार होता है, और डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसको 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं, यानी हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पे क्या होता है, वॉल्यूम इसका घट जाता है, वॉल्यूम घट जाता है या डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। तो बस ये दो चीजें तुम्हें केवल याद रखनी है। अब इस पे एक वो तुम्हें बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, उससे तुम्हें बहुत सारी चीजें एकदम आसानी से तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इस पे तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर ले क्या लगे पहले, फिर तुमको वीडियो दिखाते जल्दी से। अब देखो एग्जाम्पल क्या है कुछ। पहला एग्जाम्पल ये है कि जो रो आइस होता है, आइस क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है वाटर से, वाटर जो तुम्हारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उससे कम होती है, इसीलिए जो बर्फ होती है वो पानी में क्या होती है, तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है वाटर की डेंसिटी से, हल्की होती है ना, इसलिए बर्फ पानी में तैरेगी। भाई डेंसिटी कम है, इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, दूर दूर है, तो वो क्या है, हल्का हो गया। हल्का कोई चीज होती है तो वो भारी चीज के ऊपर, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, बर्फ की डेंसिटी कम है, इसलिए बर्फ क्या है, पानी में तैरती है। एक चीज तुम लोगों ने और ध्यान दिया होगा कि जैसे मान लो अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन जो ठंडे देश होते हैं जैसे कि कनाडा वगैरह, जहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती रहती है, तो अगर मान लो ये पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन है, और इसमें क्या है, पानी फ्लो कर रहा है, पानी की पाइपलाइन में क्या है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कि इतना ठंडा हो गया है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो कितना ठंडा हो गया है कि टेम्परेचर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। टेम्परेचर गिरते गिरते 4 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, मान लो गिरते गिरते 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा, और 4 डिग्री से टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 4 से जब 0 पे जाएगा टेम्परेचर, तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, आइस हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। बर्फ बनने का मतलब क्या है कि एक बार जरा ध्यान से देखना कि टेम्परेचर 4 से 0 जा रहा है, 4 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कूल हो रहा है। 4 से 0 का मतलब है कूल हो रहा है, और कूल हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ने भी एक चीज पढ़ी ना कि अगर कूल होता है, 4 से 0 की तरफ जाते हैं तो कूल होता है, तो कूल टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइस यानी पाइपलाइन के अंदर जो बर्फ जम गई है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर इसका बढ़ जाएगा तो अंदर जो बर्फ जमा होती है ना, उसकी वजह से, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, अब उसको जगह चाहिए बढ़ने के लिए, जगह तो है नहीं पाइप के अंदर, तो क्या होता है, पाइप फट जाते हैं, पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो ठंडे देशों में पाइप इसलिए पानी के फट जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, बर्फ जम जाती है, और बर्फ का वॉल्यूम जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका आयतन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, पाइपलाइंस क्या होती हैं, फट जाती हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये जो पाइपलाइंस क्या होती है, यहाँ फट जाती हैं, ये फट जाती हैं। आई बात क्लियर है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि पानी की पाइपलाइंस क्यों फटती हैं। पानी की पाइपलाइन इसलिए फटती हैं क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो बर्फ होती है, इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू वाटर, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा होगा, ठीक। एक एग्जांपल इसका और देख सकते हो, जैसे कि कहा जाता है कि जब पाला पड़ता है तो फसलें क्या होती है, खराब हो जाती हैं। पाला जब पड़ता है तो फसलें खराब हो जाती हैं, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि जो फसलें होती हैं तो उसमें क्या होती है, इस तरीके से के
पतली पतली क्या होती है, वो जो हम लोग क्या कहेंगे उसको, जो फसल होती है। तो फसल में क्या है, पाला पड़ रहा है यानी बहुत ठंडक हो रही है, ठीक है। पहले तो इसके अंदर पानी था, पहले तो इसके अंदर यहाँ पानी था। अब टेम्परेचर क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो अंदर पानी की जगह क्या हो गया, बर्फ जम गई है। अब बर्फ जम गई है तो यानी ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, यानी टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घटने से क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आइस का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब बर्फ यहाँ जम जाती है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अब उसको जगह चाहिए फैलने के लिए, अब फैलेगी कैसे भाई, जगह तो उतनी है, तो क्या होती है, फट जाती है। ये जो फसल है ना, इसकी जो ये पतली पतली अगर ध्यान दिया होगा तो एकदम पतली पतली ट्यूब्स जैसे लगती है ये देखने में, तो ये क्या होती है, फट जाती है, ठीक है। तो पाला पड़ता है तो फसलें खराब हो जाती हैं इसी की वजह से। एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो मछलियां होती हैं, जहाँ ठंडे देश होते हैं या तो ऊपर आइस जमा होती है और नीचे मछलियां क्या होती हैं, पानी में तैरती रहती है बहुत आसान तरीके से। उसके पीछे का रीजन भी क्या होता है, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है, पानी का विषम विस्तार होता है। जरा उस चीज को जरा देखो, तुमको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, वहां से वो तुम्हें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। कहाँ गया वीडियो भाई, ये वाला था कि ये वाला था, पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही है, सही खुला है। अब देखना जरा, एनॉर्मलस एक्सपेंशन, पानी का विषम विस्तार। तो ये चीज तो हम लोगों को मालूम है कि लिक्विड एक्सपेंड करता है हीट करने पर, लेकिन वाटर जो होता है वो एक अलग ही तरीके का अपना चाल चलता है। कैसे चाल चलता है कि वॉल्यूम जो होता है वाटर का, वो देख रहे हो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, पहले घटता है, घटते घटते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम मिनिमम हो जाता है और फिर बढ़ता है, ठीक है। ये चीज यहाँ से देख सकते हो इसको। वाटर का स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कहाँ पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सबसे कम वॉल्यूम होता है वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डेंसिटी को देखो, बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम मैक्सिमम डेंसिटी जाती है। यानी पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है और वॉल्यूम उसका सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर जो होता है लेक्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी अगर टेम्परेचर जा रहा है तो देख रहे हो नीचे मछलियां तैर रही हैं, नीचे पानी है, नीचे मछलियां तैर रही हैं, और ऊपर ये देखो आइस जम गई है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर आइस जमी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, नीचे पानी है और मछलियां इसमें तैर रही हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि पानी का जो होता है वो विषम विस्तार की वजह से ही होता है। ठीक है, देख रहे हो। अब हम तुमको यहीं से इस चीज को समझाते हैं। जैसे तुमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। आखिर ये होता क्या चीज है, इसको जरा ध्यान से समझना। लिखना पड़ेगा मुझे, अभी तुम वीडियो देख लो फिर मैं तुम्हें इस चीज को समझाती हूँ। ऊपर आई से देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नीचे पानी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और मछलियां आराम से पानी में तैर रही है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन भी यही होता है, नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे पानी है और ऊपर आइस जमी हुई है और मछलियां तैर रही हैं उसपे। अब देखो इसके पीछे का फिगर तो तुमने देख लिया, डायग्राम तुमने वीडियो तुमने देख लिया। अब जरा हम तुम्हें इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझा देते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पॉन्ड है, ठीक है, जलाशय है, ये पानी इसमें भरा हुआ है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो हो रहा है वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, अच्छा इसके अंदर क्या था, ये मछलियां थी तुम्हारी, इसके अंदर तुम्हारी ये मछलियां थी। भाई ये मछली बन जाओ यार, मछली इसके अंदर ये मछलियां थी। अभी तो टेम्परेचर जो था, मान लो पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, तो यहाँ पे जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। अंदर मान लो टेम्परेचर उसका कम भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी रहा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ठीक है। टेम्परेचर घटते हुए कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वातावरण का हो गया, तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर
4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे ही वातावरण का होगा तो यहाँ पे जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, अणु जो रहे होंगे, जल के जो अणु रहे होंगे, पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, वो सारे क्या हो गए, उन सबका टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब उन सबका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे पानी जो होता है वो भारी हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या आ गया, नीचे आ गया। यानी यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। जब ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए तो ये यहाँ इकट्ठा हो गए, और यहाँ पे पानी कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहाँ का जो पानी था वो कितने डिग्री पर हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी यहाँ का हो गया। अब जब ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए तो इनके नीचे आने के बाद क्या होगा कि जो ये वाले मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, वो ऊपर चले गए होंगे, ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी ठंडे हो गए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। फिर ये नीचे आ गए, अब ये नीचे आ गए। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती गई, और ये पूरे पॉन्ड का जो टेम्परेचर था, मतलब इस पूरे पॉन्ड में जितना भी पानी था, जितने भी पानी के जो अणु थे, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन सबका टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उन सबका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। यानी पूरा का पूरा पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हो गया, और मछलियां उस पानी में आसानी से तैर रही थी, भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हुआ क्या कि वातावरण का टेम्परेचर और घट गया। कितना घट गया, घटते घटते 4 से 3 पहुंच गए, 3 से 2 पे आ गया, 2 से 1 पर आ गया, 1 से 0 हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया एटमॉस्फेयर का। तो जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का हुआ, तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो सब क्या बन गए, यहाँ पे बन गई आइस। ये क्या हो गए, आइस हो गए। आइस बन गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइस जो होती है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। रो ऑफ आइस इज लेस देन रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी होता है वो ज्यादा घनत्व, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, आइस के कंपैरिजन में। तो आइस की डेंसिटी क्या थी, पानी से कम थी, और जो नीचे पानी जो था वो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे था पूरा। तो आइस क्या है, पानी में ऊपर तैर रही है, आइस पानी में ऊपर तैर रही है, और नीचे मछलियां पानी में आराम से तैर रही है। तो ऊपर बर्फ जम गई और नीचे मछलियां पानी में तैर रही है, वही वीडियो तुमने देखा था अभी। ठीक है, कि नीचे मछलियां आराम से पानी में तैर रही है, ऊपर बर्फ जम गई है। तो यही कारण होता है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है, कि वाटर का जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आइस तो भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनती है। इस वीडियो को एक बार देखना चाहो और देख सकते हो, और फिर हम इसको यहाँ पर लेक्चर को तुम्हारा खत्म करते हैं। यही सीधे ले आते हैं। देखो ऊपर बच्चे तैर रहे हैं, वो खेल रहे हैं बर्फ में, और नीचे मछलियां तुम्हारी तैर रही हैं। देखो मछलियां तैर रही हैं नीचे, मछलियां जब तैर रही हैं तो नीचे पूरा टेम्परेचर जो है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं नीचे वाले, वो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होंगे। और ये क्या हो गया भाई, चलो वापस चलते हैं। ठीक, इसी पे आएगा। तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 3 में भी हो सकते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर तो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बनती है। तो ये एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी के विषम विस्तार की वजह से ही ये घटना घटित होती है इस प्रकार की। और हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और नहीं, अभी इसमें थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस बचा है। ठीक है, तो फिर उस टॉपिक को देखते हैं, या उसके लिए छोटा सा एक लेक्चर बना देंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ इन गैसेस का, है ना, 15-20 मिनट का वो लेक्चर बनेगा। क्योंकि एक सॉलिड का तुम्हारा लेक्चर हो गया, एक लेक्चर तुम्हारा लिक्विड का होगा, एक लेक्चर तुम्हारा गैस का बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड और ये लिक्विड वाला, गैस वाले के क्वेश्चंस कम आते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन इन गैस होगा, उसमें विस्तार गैसों में किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बताना कि लेक्चर तुम लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों से फिर से रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं।